हेलो ऑल, वेलकम टू EMI, जहाँ पे मैं जीनल आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड हर सवाल का जवाब लेके आती हूँ। एक्चुअली जवाब मैं नहीं लाती हूँ, जवाब लाते हैं हमारे एक्सपर्ट। और आज के हमारे एक्सपर्ट को आप पहले मिल चुके हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर गोपाल कृष्णधर। ही इज अ डायरेक्टर एंड co-founder at FPI Money. Welcome Gopal. Hi Jinal. Welcome back again. Thank you very much. Which is a very interesting question from one of our viewer, जिन्होंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ऑलरेडी बुकिंग दे दिया है एंड नाउ ही इज वरीड कि उनका बैंक एलिजिबिलिटी कितना होगा। तो अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए? Okay, I show my concern to this kind of people because he is not the one of his kind. Okay. So there are a lot of people who basically fall into such kind of things. तो वो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, हम भी जाते हैं तो कहीं I think impulse buying कर लेते हैं। बिल्कुल impulse buying काफी लोग करते हैं। तो इमीडिएटली वो टोकन दे देते हैं कि हाँ बुक कर दिया है, बुकिंग अमाउंट दे देते हैं। उसके बाद वो बैंक को अप्रोच करते हैं और बैंक उनको कहती है कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस मच अमाउंट, राइट। तो इसलिए मेरी सलाह माने तो कोई भी बिल्डर को आपका बुकिंग अमाउंट देने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करवा लें। तो एलिजिबिलिटी चेक अगर बैंक से करवाएंगे तो हम उसको प्री सैंक्शन कहते हैं। चेकिंग तो आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा सकते हैं। पर मेरी राय माने तो खाली एलिजिबिलिटी चेक से काम नहीं होता है, आप किसी बैंक में जाके अपना सैंक्शन ले लीजिए, राइट। जब आप वो सैंक्शन लेते हैं उसको प्री सैंक्शन बोलते हैं। जनरल होता यूं है कि अगर आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्योंकि मैक्सिमम बल्क ऑफ द पेमेंट जो है आप लोन के तौर पे फंड करवाते हैं, तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या मैं इस अमाउंट के लिए एलिजिबल हूं। तो आप बैंक को दो सेट ऑफ पेपर देते हैं, एक आपका फाइनेंशियल्स और दूसरा आपका केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, और फाइनेंशियल्स यानी आपके सैलरी स्लिप्स, आपका फॉर्म 16 या ITR रिटर्न, आपके बैंक स्टेटमेंट्स। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर means you are a self-employed professional or self-employed, then in that case you need to provide 3 years of IT return, right? You need to provide 1 year of your bank statement. तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर ये चीज आप बैंक को प्रोवाइड करती हैं तो बैंक आपके फाइनेंशियल्स को देख के आपको एक लेटर देती है जिसको प्री सैंक्शन लेटर बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यू हैव गॉट द सैंक्शन ऑफ दैट अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोन लेंगे तो आपको इतना लोन तो मिल ही जाएगा। तो आपके पास अगर इसी टाइप का कोई चीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये डिसाइड कर सकती हैं कि यस, ये प्रॉपर्टी में लूंगी तो मेरे को इतना लोन हो जाएगा, तो बेटर यही है कि यहाँ पे मैं बुक कर सकती हूँ। तो प्री सैंक्शन का मतलब यही होता है कि आप एक्चुअल लोन लेने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिए कितना बैठ रहा है। ये कितने टाइम तक वैलिड होता है? डिपेंड करता है, किसी किसी बैंक में 2 महीने तक भी वैलिडिटी होती है, किसी किसी बैंक में 6 महीने तक भी वैलिडिटी होती है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एलिजिबल जो सैंक्शन लेटर की वैलिडिटी होती है वो थोड़ा सा कम समय के लिए होता है। सैलराइड के लिए ये थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि सैलराइड को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसीलिए बैंक वो डिसाइड करके आपका 4 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीने तक भी आपका जो है सैंक्शन लेटर वैलिड रहता है। और आई होप दैट 6 महीने के अंदर लोग अपना प्रॉपर्टी डिसाइड कर ही लेते हैं। ओके, आई होप हमारे व्यूअर को उनका आंसर मिल गया होगा। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, how does having a co-applicant affect my home loan eligibility, and who all can be a co-applicant in the home loan? मतलब अगर आपके पास कोई co-applicant है तो उससे एलिजिबिलिटी में कोई फर्क आता है, एंड कौन आपका co-applicant बन सकता है? आई थिंक दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर अनदर व्यूअर। सो व्हाट आर योर व्यूज? सो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि को-एप्लीकेंट का मतलब वो होता है जो आपके साथ लोन्स EMI का भागीदार बनता है, राइट। कुछ बैंक में बिना फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरी वाइफ अगर हाउसवाइफ है तो बहुत सारी बैंक आजकल को एप्लीकेंट मांगते हैं, तो मेरे को मेरी वाइफ को एप्लीकेंट बनाना पड़ता है। लेकिन आमतौर पे एक आदमी को एप्लीकेंट क्यों लेता है और कब लेता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी इनकम 30,000 रुपए है और मुझे 25 लाख का लोन चाहिए। अब 30,000 रुपए पे मुझे कोई 25 लाख का लोन देने से रहा, इसका मतलब ये है कि क्या मैं मेरा प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाऊंगा? नहीं, आप अपना प्रॉपर्टी फिर भी खरीद पाएंगे। कैसे? अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका प्रॉपर्टी में भागीदार बनना चाहता है या लोन में भागीदार बनना चाहता है, उसको हम को एप्लीकेंट बोलते हैं। उसमें आप अपने भाई को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर को नहीं ले सकते, सॉरी सिस्टर आप नहीं ले सकते, मतलब कहीं कहीं कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए सिस्टर को बैंक्स नहीं लेती है, राइट। तो आप अपने ब्रदर को, अपने पेरेंट्स को इसमें आप
को एप्लीकेंट के तौर पे रख सकते हैं। अब को एप्लीकेंट होने से फायदा क्या है देखते हैं। मान लीजिए मेरे भाई की इनकम भी 30,000 रुपए है और मेरी इनकम है 30,000 रुपए, दोनों का इनकम जुड़ के हो जाता है 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए पे मुझे 25 लाख का लोन इजीली मिल जाएगा, जबकि मेरे इनकम पे खाली 30,000 पे मुझे 25 लाख का लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं एक को एप्लीकेंट लेता हूँ। आपने अभी कहा बहन को को एप्लीकेंट नहीं बना सकते, तो ऐसे और कौन से रिलेशंस है जिनको आप एज को एप्लीकेंट अप्लाई नहीं कर सकते? देखिए बेसिकली क्या होता है, आप को एप्लीकेंट अपने ब्लड रिलेशन में ही किसी को बना सकते हैं। आइदर मेरे पेरेंट्स हो गए या फिर मेरे ब्रदर सिस्टर हो गए। लेकिन सिस्टर को मैंने इसलिए मना किया क्योंकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसका मैरिज हो जाता है तो प्रॉपर्टी में कुछ इशू एंगल। सो बैंक पहले से ही दे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट आउट दैट आगे चल के क्या प्रॉब्लम परेशानियां हो सकती हैं। तो उसी मद्देनजर ही वो को एप्लीकेंट के लिए ओके करती है। तो आप ब्रदर और अपने पेरेंट्स को ले सकते हैं, राइट। तो वही आपके बेसिकली को एप्लीकेंट्स बनते हैं। ओके। And wife, of course. Obviously, I'm so sorry that I didn't even, thank you for helping me out. Wife, perhaps they are the major chunk of, loans जहाँ पे wife को ही co-applicant लिया जाता है। आजकल बॉम्बे जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सारे यंग कपल हैं जो दोनों वर्किंग हैं। They are, डिंग कपल, like double income, no kid couple, right? So they want to, take home and home loan as well. So in that case, when both of them are coming together, then their eligibility increases and they can buy a decent property also. So therefore co-applicant comes into play. Okay, so going on to the next question, क्या मेरा already pre-sanction कोई लोन है उसका अमाउंट मैं चेंज कर सकती हूँ in case if I want more loan later on? So क्या मैं वो चेंज कर सकती हूँ? Okay, मैंने आपको बताया कि एक सैंक्शन लेटर, जो प्री सैंक्शन लेटर होता है, उसकी एक वैलिडिटी होती है। इस दौरान, इस 6 महीने के दौरान हो सकता है कि आपने सैंक्शन लेटर जो लिया वो फरवरी में लिया है और आपका अप्रेजल साइकिल अप्रैल में होता है जिसमें आपकी सैलरी 20% एनहांस हो जाती है, राइट। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है और आप प्रॉपर्टी लेते वक्त आपको रियलाइज होता है कि इतना अमाउंट से मेरा होम लोन में काम नहीं बनने वाला, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा जो है वो होम लोन चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन अप्रोच योर बैंक with that sanction letter which is already there in your hand, with a fresh set of few financials like your increased salary slip and your increment letter, और उसके बाद बैंक उसको एनालाइज करने के बाद आपका सैंक्शन लेटर जो है वो फिर से रिवैल्यू करके उसको फिर से अमाउंट जो है वो बढ़ा देगा, जिससे कि आपका लोन अमाउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप चाहें तो ज्यादा लोन ले सकते हैं। सो दिस फीचर इज ऑलवेज देयर and I hope that अगर आपके पास इस टाइप का फैसिलिटी है and you want to enhance your loan, you can do that. Okay. So the next question is, लोन लेने के लिए मुझे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है? Because I have always heard कि कुछ सिक्योरिटी देना जरूरी है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मेरे पास सिक्योरिटी है तो मैं लोन क्यों लूंगी? Correct. Right. Okay. देखिए सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी मीन्स अगर आप एक बाइक खरीदती हैं, राइट, तो वो बाइक बैंक के पास हाइपोथिकेशन हो जाता है, यानी बैंक उस बाइक का राइट जो है वो बैंक के पास है, भले ही आप उसको चला रहे हैं। सिमिलरली जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो जाता है, जिसमें राइट बैंक के पास है बट यूज आप कर रहे हैं, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग जिनल? राइट। सो द थिंग इज, इफ यू आर परचेजिंग, इफ यू आर टेकिंग अ होम लोन, then what is the security that is provided? We are here talking about the context home loan. In the context of home loan, we are having this discussion. So let me tell you, when you are taking a home loan, the right of the property is with the bank, right? Because you are mortgaging that property with the bank. तो बैंक के पास वो प्रॉपर्टी है, तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी बैंक के पास क्या है? बैंक के पास सिक्योरिटी आपका घर है। भले ही आप उस घर में रह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी अल्टीमेटली बैंक के पास आपने मॉर्गेज करवा रखा है। जब तक मेरा लोन रीपे नहीं होता तब तक मेरा घर बैंक की प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रहेगा। Once you pay the last EMI to the bank will release the papers and that house will be completely yours. So till that time, you think that you are living in a borrowed house, which the value of which, the right of which is in the hand of the bank, which will ultimately get released once you pay the entire EMIs. So I think in another 20 years you can have your own house. Why are you thinking so? Obviously people like you obviously have that option in your hand to pre-close that loan fast. So in the last episode I explained about few points wherein you can close your loan, right? So don't think that you can run your loan for 20 years. आप जल्दी खत्म कर देंगे, मुझे पता है. Yeah.
Okay, so going on to the next question, can I sell the house even when the home loan is not paid off? क्या मेरा लोन अभी तक खत्म नहीं हुआ और फिर भी मैं घर बेच सकती हूँ? बट आप आंसर दे उसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं गोपाल जी का क्या कहना है। वेलकम बैक टू EMI। जाने से पहले मैंने गोपाल जी को सवाल किया था कि क्या मेरा लोन अभी तक पे नहीं हुआ है, फिर भी क्या मैं मेरा घर बेच सकती हूँ? कैन आई डू दैट गोपाल जी? Yes, you can very much sell your property, even if the loan is currently going on. But see, in that case, you need to enter into a memorandum of understanding with the person with whom you are doing this deal. Reason being, आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और जो बंदा इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसके पास अभी प्रॉपर्टी का एक्चुअल पेपर नहीं आ रहा है, तो आप कुछ इस तरह से उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटर करके कर सकती है कि जो बंदा आपसे वो घर खरीद रहा है वो आपका लोन जो है, लोन का अमाउंट वो पहले चुकता करेगा ताकि यार आप अपना पेपर्स जो है रिलीज करवा सकें। वंस आपके पास वो पेपर आ गया तो एनीवेज आप उस प्रॉपर्टी का फिर से रजिस्ट्रेशन करके प्रॉपर्टी का ओनरशिप ऑफ टाइटल जो है उसके नाम कन्वर्ट या उसके नाम कर सकती हैं। तो आप इवन इफ द होम लोन इज देयर यू कैन डू द डील, but obviously you will not get the paper unless and until you close your EMIs or close your loan amount with the bank. So therefore पहले ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस बंदे से आप इस प्रॉपर्टी का डीलिंग कर रहे हैं उससे उतना अमाउंट जरूर आ जाए जिससे कि आप अपना एग्जिस्टिंग लोन को जो है वो क्लोज करके प्रॉपर्टी पेपर रिलीज करवा लें। अदरवाइज अगर इतना नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए। तो therefore first of all weigh that whether this is the right way to approach or not. अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदे के पास इतना कैपेसिटी है, yes you can very much do that. Okay, thank you very much once again. So my next question is it necessary to get home insurance while availing a home loan? होम इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोगों के पास होम इंश्योरेंस नहीं होता है, बट होम लोन की ज़रूरत तो आई थिंक मोस्टली सब लोगों को होती ही है। तो व्हाट इज़ द वे आउट ऑफ इट? Okay, see, why do somebody take a insurance? इंश्योरेंस लेना आजकल के टाइम पे मेरे हिसाब से ज़रूरी हो गया है। रीज़न ये है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, जानो माल का नुकसान हर जगह होता है। तो बेटर यही है कि लाइफ के लिए भी एक इंश्योरेंस लिया जाए और प्रॉपर्टी के लिए भी एक इंश्योरेंस लिया जाए। तो आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने लाइफ का उतना अमाउंट से इंश्योर किए हैं या नहीं। अगर आपका प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगर है तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो कम से कम परिवार वालों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। जो अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम के तौर पे मिलेगा उसको वो बैंक को देके अपना प्रॉपर्टी को कम से कम रिलीज करवा सकते हैं, राइट। सो एडवाइजेबल तो ये है कि अगर आप एक घर खरीद रहे हैं तो कम से कम जितना अमाउंट का लोन आपने लिया है उतना लाइफ कवर तो आपके पास हो ही। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, क्या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है? देखिए, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस किस चीज का होता है? एक तो स्ट्रक्चर का होता है और दूसरा उसके अंदर के रखे गए सामान का होता है जिसको हम लोग कंटेंट कहते हैं, राइट। होम लोन जब आप लेते हैं तो बेसिकली स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस किया जाता है जिसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है, राइट। और इसमें आपका कवरेज जो है, अर्थक्वेक हो गया या कोई कैटास्ट्रॉफी हो गया जिसके कारण आपके बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। Is it only for natural disaster? See, why it is means that's not like the that you can only take it for natural disaster. That insurance covers natural disaster, Okay. right? Because if let's say something happens to the property due to fire, earthquake, right, even malicious damage or something, so in that case who will take care of that property? So therefore अगर property को damage हो जाता है तो आपका अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो गया तो आपका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएगा तो आप EMI देना बंद कर देंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। लेकिन अगर इंश्योरेंस उसमें है, आपको पता है कि मेरा प्रॉपर्टी फिर से खड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यू कीप ऑन पेइंग द EMI। देयरफॉर बैंक्स जो है वो आजकल इस प्रोडक्ट को ऐड करके देती हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, नोवेयर इट हैज बीन रिटन दैट यू नीड टू पे और यू नीड टू टेक अ इंश्योरेंस अलोंग विथ योर EMIs, so home loan. So अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो नहीं, पर Advisable है कि I will definitely advise you take both life as well as property insurance for your property. Sorry. So my next question is, what will happen to an EMI if the base rate changes? Okay.
इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम लोगों ने बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, जिसको BPLR बोलते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा टिप्पणी किया था. So you must be knowing now, I think that our viewer must be having that much of idea कि बेस रेट एंड RPLR रेट क्या है, राइट? जब बेस रेट चेंज होता है, कोई भी लोन जो है फ्लोटिंग रेट पे जो होता है वो बेस रेट या RPLR रेट के साथ लिंक्ड रहता है. अगर इस रेट में कुछ चेंजेस होता है तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है. अगर बेस रेट बढ़ता है तो आपका होम लोन बढ़ जाता है रेट, और अगर बेस रेट घटता है तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी घट जाता है. सो एज अ जागरूक कस्टमर आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि किस हिसाब से बेस रेट या RPLR रेट चेंज हो रहा है. तो आपको इस चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके भी आपको पता चल सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग रेट क्या है. क्योंकि बहुत बार हम समझते नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है. हमने लोन 9% पे लिया था और आज हम उसी सपने में हैं कि 9% में ही चलता होगा, पर जब हम फोन करते हैं पता चलता है कि ये इंटरेस्ट रेट तो बढ़ के 12% हो गया है. तो इसलिए यू नीड टू keep a track of your own loan yourself, because nobody will keep a track of your loan. Yes, very true. But I think this is only for a floating interest rate. Fixed Correct. के लिए people don't have to worry about that. Obviously, because fixed rate में interest rate ही पूरे tenure के लिए fixed है, आपका EMI fixed है, so why to worry about that? Right. So I think अब हमारे पास time थोड़ा कम है, तो here comes my last question. In case of loan default, what are the options? Like, can a person sell his property even before home loan is closed? Okay. See, first of all, when does this default happen? डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपना EMI समय पर भर नहीं पा रहे हैं तो आप अपना EMI को बाउंस करवा देते हैं, जिसको हम बैंकिंग लैंग्वेज में डिफॉल्ट कहते हैं, राइट? एक या दो EMI अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक को समझ में आ जाता है कि कहीं इनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, आप बैंक को अप्रोच भी कर सकती हैं. लेकिन अगर आप यही सिलसिला जारी रखती हैं, 3-4 EMI अगर आपका बाउंस हो जाता है तो उस केस में बैंक इसको बैड लोन करके नकार देती है, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट या NPAs भी कहते हैं. आजकल सभी बैंकों का सबसे बड़ा सिरदर्दी यही है कि काफी पैसा इनका NPA में पड़ा हुआ है. वो पैसा जो पैसा कस्टमर के पास तो पहुंच गया है पर उसका भुगतान जो है उनको नहीं मिल पा रहा है. तो इसलिए जब भी आप अपने, क्योंकि घर तो आपने बड़े मुश्किल से बनाया था, अगर आप उसका EMI नहीं दे पा रहे हैं और आपको लगता है कि आगे भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको बैंक को अप्रोच करना चाहिए. और बैंक को ये कहना चाहिए कि मुझे ये प्रॉपर्टी को बेच के आपका लोन को ये खत्म करना है ताकि मैं एक डिफॉल्टर ना बनूं. तो आप बैंक को अप्रोच करके ये रास्ता अपनाइए, रादर देन ये वेट करके रखे रहें कि आप मेरे पास पैसा आएगा तब जाके कहीं मैं मेरा लोन का भुगतान करूंगा. तो इट्स बेटर यही है कि अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आपकी परिस्थिति खराब हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है, तो आप अपने प्रॉपर्टी को बेचने का इंतजाम करिए, बैंक वालों को लुप में रखिए, और जब ये चीज हो जाता है तो अपने प्रॉपर्टी को निकाल के जितना पैसा बैंक का है उनको वापस कर दीजिए. और जितना प्रॉफिट आप बनाते हैं, या जितना घर बेचने पर प्रॉफिट तो नहीं मिलता, ये एक इमोशनल लॉस है, लेकिन फिर भी जो पैसा आपको मिला वो आप उसको रख सकती हैं. तो ये बेटर है रादर देन गोइंग बाय ऑक्शन प्रोसेस, जो कि बैंक का प्रोसेस होता है. आप करेंगे तो ऑक्शन नहीं होगा, बैंक करेगा तो ऑक्शन होगा. तो आप अपने प्रॉपर्टी को ऑक्शन मत होने दीजिए. आप हो सकता है उसको बेचिए, अपना प्रॉपर्टी को रिलीज करके बैंक का जो भी पैसा दीजिए और अपना प्रॉफिट रख लीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच गोपाल, आज फिर से हमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए. अगले एपिसोड्स में हम फिर से आएंगे कुछ और नई जानकारी लेकर, ओनली ऑन EMI. आपको हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी, फीडबैक, क्वेरीज या क्वेश्चंस है, वो आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं.